हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, मैंने अभी तक टॉपिक आप लोगों को करा दिए। मैंने बताया था 5 डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस आते हैं इस पूरे चैप्टर में से, और एक दो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, वो मैं करा दूंगा। तो जिनमें से सबसे पहले मैंने जो बिल्ड यूनिट वाला क्वेश्चन था वो आपको करा दिया था। अब इसके बाद हम बात करेंगे ब्रेक इवन पॉइंट की, या फिर ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस बोल सकते हो आप इसको। ठीक है ना, इसकी बात करेंगे हम। एक मिनट, कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है। तो ब्रेक इवन पॉइंट जो होता क्या है, सबसे पहले तो हम वो समझते हैं। जिसको नहीं पता है उसके लिए, अगर कोई आपसे बोले बेटा व्हाट डू यू मीन बाई ब्रेक इवन पॉइंट, या फिर व्हाट डू यू मीन बाई ब्रेक इवन एनालिसिस, दिस इज द पॉइंट, दिस इज लगा लेना, दिस इज द पॉइंट एट विच आवर सेल्स आर इन सच एक्सटेंट दैट बिजनेस will not either having the loss or nor having the profit। राइटिंग मेरी खराब है, देख लेना। ये है। तो ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे हमारा बिजनेस ने इस एक्सटेंड तक, यानी कि इतनी ज्यादा सेल कर दी है। दिस इज द पॉइंट एट विच आवर सेल्स आर इन सच एक्सटेंट, हमारी सेल्स इतनी हो गई है, इतनी एक्सटेंड तक कर ली हम लोगों ने, दैट बिजनेस विल नॉट आइदर हैविंग द लॉस, या तो बिजनेस को कोई लॉस नहीं हुआ, ना ही बिजनेस को प्रॉफिट होगा। कहने का मतलब क्या है, सपोज मैं बिजनेस में लगाता हूँ बेटा 40-50 लाख रुपए। ठीक है ना। वैसे मेरा ओवरऑल बिजनेस 2 करोड़ का है, पर ये मान के चलो इसमें साल में 50 लाख रुपए मैं लगा देता हूँ। तो मैंने जो सेल करी वो कर दिया मैंने 50 का। तो अब क्या है, मैंने जब 50 लाख रुपए लगाए थे एक साल में, 50 लाख निकल गए। यहां से आगे अगर मैं सेल करता 55 लाख की, तो 5 लाख का क्या होता, प्रॉफिट होता। और अगर मैं 45 लाख की मैं सेल करता, तो 5 लाख का क्या होता, लॉस होता। पर मैंने 50 लगाए थे और 50 की ही सेल करके दिखा दी। तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, कि मेरी ये एक ऐसी कंडीशन है कि यहाँ पे ना तो मैंने प्रॉफिट इनकर्ड करा है, ना मैंने लॉस इनकर्ड करा है। ठीक है ना, बिल्कुल स्टेट है, एकदम बैलेंस हो चुका है प्रॉपर। ठीक है ना, मेरी सेल्स जो है वो बैलेंस हो चुकी है। इतनी बात क्लियर है। तो ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है। अब ब्रेक इवन पॉइंट, ये तो आपने डेफिनेशन समझ ली क्या है। ठीक है ना। जब अगर हम बिजनेस जब लॉन्ग रन में रन करते हैं, एक सेकंड, थोड़ा सी स्क्रीन खराब हो रही है। अगर जब हम बिजनेस को लॉन्ग रन में वर्क करते हैं, तो हमें ब्रेक इवन पॉइंट पता होना बड़ा जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब ब्रेक इवन पॉइंट पता होता है, तभी हमको ये होता है कि हमें इतनी सेल तो एटलीस्ट करनी ही करनी है। ठीक है ना। इट ऑल्सो इट ऑल्सो shows the minimum sale, the minimum sales which business have to done, have to done। बिजनेस को इतनी सेल तो भैया करनी ही पड़ेगी। ठीक है ना, ये चीज भी बताता है कि भाई इससे भी अगर सेल कम करोगे तो फिर लॉस में जाओगे आप। इतनी बात क्लियर है। चलो, ओके, क्या हो गया। ठीक है ना, ये वाली चीज है। अब जब मैं पढ़ा रहा हूँ ये वाली चीज को, तो जब हम ब्रेक इवन कैलकुलेट करते हैं तो दो तरीके से कैलकुलेट करते हैं। एक तो होता है सिंगल प्रोडक्ट, एक होता है मल्टीपल प्रोडक्ट। एक होता है सिंगल प्रोडक्ट में डील करना, एक होता है मल्टीपल प्रोडक्ट में डील करना। और दोनों ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगी तुम्हें, इतना मैं गारंटी लिख के दे रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग एक नॉर्मल फॉर्मूले समझते हैं। ये इतने सारे फॉर्मूले हैं, या तो तुम्हें नहीं याद कर लो, या फिर मैं तुम्हें जो ट्रिक बता रहा हूँ उसे याद कर लो, उससे हो जाएगा सॉल्व। मेरी ट्रिक है उसको समझो, उसी से होगा, चीज़ें उसी से ही होती हैं। ठीक है ना। ज़रा मैं निकाल लूँ उसका फोटो, चूंकि काफ़ी दिन हो गए, मुझे रिवाइज नहीं किया मैंने, और मुझे फॉर्मूले याद भी रखने नहीं पड़ते, क्योंकि अब मुझे कोई एग्जाम तो देने नहीं है इन फॉर्मूलों को लेके। ये है। तो सबसे पहले अगर आप बिजनेस में देखो तो एक होती है सेल्स, फिर आता है बेटा वेरिएबल कॉस्ट,
वेरिएबल कॉस्ट। जब मैं सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दूंगा तो मुझे मिलेगा कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन, अब कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है इट इज द प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ आफ्टर डिडक्शन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। ये वो प्रॉफिट होता है जो वेरिएबल कॉस्ट के डिडक्शन करने के बाद आया, पर ये क्या मेरा एक्चुअल प्रॉफिट है? नहीं है, क्योंकि इसके बाद एक चीज और होती है, वो होती है फिक्स्ड कॉस्ट। लास्ट में आपका फिर ये निकल जाता है डायरेक्ट प्रॉफिट। ये जो चीज है ये आपको बाई हर्ट याद होनी चाहिए, और कुछ नहीं है, बहुत इजी भी है, आपको ये समझ में भी आ गई होगी जहां तक मुझे लग रहा है। ठीक है ना? एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। सेल है 5 लाख की, तो वेरिएबल कॉस्ट मान के चलो 2 लाख रुपए, तो मेरा कंट्रीब्यूशन कितना आएगा बेटा? 3 लाख का। और फिक्स्ड कॉस्ट सपोज करो 1 लाख की है, तो प्रॉफिट कितने का हो गया बेटा मेरा? 2 लाख का। ठीक है? जब तुम्हें सारी की सारी वैल्यूज पता है, तो क्या मैं तुम्हें कुछ फॉर्मूले बोल दूं 2 से 3, उन फॉर्मूलेज में वैल्यूज को पुट करके डायरेक्टली आंसर ही निकाल दोगे? ऑब्वियसली निकाल देंगे। तो ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करने के फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं क्या है। एक सेकंड। ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करने का तरीका है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये होता है इसका फॉर्मूला। ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करने का तरीका क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट अगर है आपके पास तो उसको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड कर दो। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लिख दो या कंट्रीब्यूशन लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा काम। ठीक है? क्लियर है इतनी सी बात? पर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकलेगा? सपोज करो एक कंट्रीब्यूशन है आपका, मैं क्या है, मैं बोलता हूँ कि मैं क्या 30,000 यूनिट की सेल करता हूँ। जब मैं 30,000 यूनिट की सेल करता हूँ तो मेरा कंट्रीब्यूशन कितना है बेटा? आप लोगों को पता ही है, 3 लाख रुपए मेरा कंट्रीब्यूशन है, जिसमें से डिवाइड दे दूंगा किसका? अपनी यूनिट्स का। 4 जीरो से 4 जीरो गई और 10, तो मैं 10 रुपए पर यूनिट मान के चलूँ, तो मेरा फॉर्मूले में क्या आएगा? ऊपर नीचे आएगा 10। फिक्स कॉस्ट मेरी कितनी है बेटा? 1। और फिर मेरा ब्रेक इवन पॉइंट निकल जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो गई, कितना? 10,000 यूनिट। इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं 10,000 यूनिट सेल कर दूंगा तो मैं क्या कर लूंगा? ब्रेक इवन पॉइंट अचीव कर लूंगा। क्या इतनी सी बात करने में कोई आपको दिक्कत है? अगर मैं आपको छोटे सा ऐसे दे रहा हूँ तो इससे क्या होगा आपका? सबसे बेस्ट है 4 नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन है आपका एक तरीके से बोर्ड में, इतनी सी चीज का। मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कुछ भी गलती या फिर कोई भी टिपिकलिटी है इसके अंदर। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अ, उसको लिख लेना, जो मैंने जो टेबल बनाई थी ना, जो अभी यही वाली यहाँ पे जो टेबल बनाई थी मैंने, उसको लिख लेना। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट जस्ट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। ठीक है ना? ये काम आएगी आपके। तो मैंने ब्रेक इवन पॉइंट जो है उसका सबसे पहले फॉर्मूला बता दिया, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन, या फिर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी ले लोगे, पी यू लिखा है मैंने ये, तो भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है ना? पर ध्यान रखना, ये वाली जो चीज़ है इससे कैसा निकलेगा ब्रेक इवन पॉइंट? ये निकलेगा सेल्स की यूनिट निकलेंगी। कई बार ऐसा होता है, वो बोल देता है क्वेश्चन में कि आपको हमें टोटल सेल्स ही बताना है, यानी कि मैंने क्या बोला, 10,000 मेरी यूनिट्स निकल गई, पर उसने बोला कि मुझे पैसे में बताओ, मुझे यूनिट से मतलब नहीं, पैसे में बताओ। तो मैं क्या करूँगा? पर यूनिट जो कॉस्ट होगी, 25 रुपये पर यूनिट कॉस्ट है, इंटू 10,000, तो मेरे 2.5 लाख रुपए हुए। तो इस तरीके से निकल जाएगा। क्लियर है?
ये बेसिक लेवल है, इससे एडवांस भी होता थोड़ा, पर ये बेसिक लेवल ही आपके एग्जाम में आएगा, इसलिए मैं आपको केवल यही समझा रहा हूँ। ठीक है, चलो अब कुछ चीज़ें और समझते हैं यहाँ पे। ये जो है थ्योरी पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, थ्योरी पर्सपेक्टिव से। जिसको भी अच्छे मार्क्स अगर गेन करने हैं तो वो इसको लर्न कर सकता है। आपको 3 मार्क्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने को मिल सकता है कि जो अजम्पशंस क्या है ब्रेक इवन पॉइंट या फिर सेल्स मिक्स की। ठीक है ना, सबसे पहले हम सेल्स मिक्स समझते हैं। ठीक है ना, सेल्स मिक्स एक पॉइंट है, उस बात को समझते हैं। कई बार चिल्ला चिल्ला के बोलेगा सेल्स मिक्स इतना है, सेल्स मिक्स इतना है। टीचर क्या करता है, वो रेशो वगैरह बता देता है कि ये सेल, जैसे कि रेशो लिखा होता है तो वो बोल देंगे कि बेटा ये रेशो है, ये इसको सेल्स मिक्स बोलते हैं। आपको ये नहीं बताएगा सेल्स मिक्स है क्या वो, जैसे कि अभी मैं बताता हूँ आपको। नेक्स्ट, कहाँ गया भाई ये? अरे यार ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। ओह हाँ, थैंक गॉड, मेरा कहाँ चला गया। ठीक है, जैसे कि ये क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना पड़ सकता है। ये 5 नंबर का फुल फ्लेजेड क्वेश्चन है, 5 मार्क्स से कम में नहीं आएगा बेटा, ध्यान रखना। 5 मार्क्स की वेटेज है इसकी, कम से कम। ठीक है ना, तो जैसे कि ये सेल्स मिक्स परसेंटेज ये बता दिए बस। ये लोग जो भी आपसे बोलेगा सेल्स मिक्स क्या होता है तो बोल देगा सेल्स मिक्स बेटा ये परसेंटेज होती है, बस बात खत्म। अब सेल्स मिक्स का मतलब नहीं बताया कोई, और सेल्स मिक्स की कई बार डेफिनेशन पूछ लेता है या फिर बोल देता है एक्सप्लेन करो व्हाट डू यू मीन बाय सेल्स मिक्स। तो ऐसी सिचुएशन में आपको करना क्या है, देखो सेल्स मिक्स जो होता है दैट मीन्स इट इज द प्रपोर्शन ऑफ एवरी आइटम इन कंपैरिजन टू टोटल सेल, इन कंपैरिजन टू टोटल सेल। क्या है बताता हूँ, मतलब ये एक प्रपोर्शन होता है, ठीक है ना, जो क्या है कंपेयर करता है टोटल सेल से। जिसी कहने का मेरा मतलब क्या है, सपोज करो मेरी जो सेल है वो है 50,000 यूनिट की। अब 50,000 यूनिट की में मैंने बोल दिया कि मेरे 3 आइटम है, 20, 20 और 60 के, ए बी सी। मैंने टोटल बेचा क्या है, 50,000 यूनिट बेच दी है, जिसमें से ए वाला प्रोडक्ट कितना है, 20% बेचा है 50,000 का। ये कितना बेचा है 20%, ये कितना बेचा है 60%। तो बेटा जो परसेंटेज है जो बता रही है इंडिविजुअली, सपोज करो ये 50,000 मैंने बिस्किट बेचे। अब 50,000 बिस्किट में से पार्ले जी कौन सा है, गुड डे कौन सा है, और 2020 कौन सा है। ये जो 3 बिस्कुट अलग अलग मैंने बताए हैं, ये क्या सेल्स मिक्स हो गया। तो सेल्स मिक्स क्या है, टोटल सेल का कंपैरिजन करता है उसके हर एक आइटम के साथ। याद रखना, हर एक आइटम के साथ जो जो वो ऑफर कर रहे हैं। क्लियर है इतनी सी बात? चलो अब सीधे हम, सेल्स मिक्स हमें पता ही है, अब हमको क्या करना है, प्रोडक्ट में डील करना, मल्टीपल जो प्रोडक्ट होते हैं हम लोगों के। ये क्वेश्चन है फुल फ्लेजेड, इसका हमें सीक्वेंस होता है बेटा, एक सीक्वेंस, स्टेप्स होते हैं, याद रखना स्टेप्स। मुझे वो स्टेप्स फॉलो ही करने पड़ेंगे, स्टेप्स और कुछ नहीं है, 4 स्टेप्स हैं, 4 से 5 हार्डली। और वही 4 से 5 स्टेप, मतलब ये स्टेप आप करते जाओगे तो वहां पे आपको पूरे पूरे नंबर मिलते जाएंगे। और कुछ भी नहीं है बेटा इसमें, ऐसा नहीं कि घबराओ या परेशान होने वाली बात है। ठीक है ना, एक एक करके करना स्टार्ट करते हैं। आपको क्वेश्चन डायरेक्टली बोलेगा वो इस तरीके से, ये 3 प्रोडक्ट दे दिए उसने, जिसमें से उसने पहले ही बता दिया सेल्स इतना है, वेरिएबल कॉस्ट इतना है, सेल्स मिक्स परसेंट इतना है और टोटल कॉस्ट इतना है। अब बोला है कि ब्रेक इवन पॉइंट बता दो इन यूनिट्स एंड इन रुपीज। 2.5 नंबर का तो यूनिट में पूछ लिया और 2.5 नंबर का पूछ लिया उसने रुपीज में। कोई बात नहीं, हमें तो आता है सब, अभी सीख ले रहे हैं, इतनी सी बात है। तो सबसे पहले मैं स्टेप नंबर 1 पे जा रहा हूँ, जहाँ पे क्या है, मुझे 3 मेरे प्रोडक्ट हैं, ए बी और सी। ये 3 जो प्रोडक्ट है, सबसे पहले मेरी सेल्स, यहाँ पे सेल्स लिख देता हूँ, ठीक है, ध्यान रखना। 15 रुपये, 21 रुपये और 36 रुपये। क्लियर है? फिर उसके बाद मैंने बताया था सेल्स में से क्या माइनस होता है, वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 9,
14 और 19। क्या मैं इसको कोष्टक में लिख दूं, क्योंकि माइनस की फिगर हमेशा कोष्टक से डिनोट होती है हम लोगों के यहाँ। क्लियर है, डन। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट तो मेरा कितना आ गया, ये आ गया 6, ये आ गया 7 और ये आ गया 17। ठीक है, देखो ये लिख भी रहा है यहाँ पे, ये सब चीज़ें लिखी हुई है वैसे तो। ये मेरा स्टेप नंबर 1 है। इतना करने पे ही बेटा तुम्हें आधा नंबर तुम्हारा मिल गया। क्लियर है। अब जब ये है तो इस क्वेश्चन को देखा देखी जस्ट तुम्हें कॉपी करना है। अब परसेंटेज लिख दो, देखो इतना तो मैंने कर दिया, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा ये जो मैंने निकाला है, अब आप बता दूं आपको, ये क्या है, कॉन्ट्रीब्यूशन है बेटा, याद रखना, कॉन्ट्रीब्यूशन है। अब कॉन्ट्रीब्यूशन है तो इसमें क्या है, सेल्स मिक्स और लिख दो नीचे, सेल्स मिक्स। सेल्स मिक्स कितना है, 20% है, 20% है और 60% है। अब इसको निकालते हैं। 20% किसका है, इसका। 20% किसका है, इसका। और 60% किसका है, इसका। तो 20% से कितना आएगा, 1.2। नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं, हो रहा होगा वैसे सॉल्व। हाँ 1.2, 1.4 और 10.4। तो 1.2, 10, 1.2, 1.4। अच्छा नेक्स्ट वाले पेज ही कर लेते हैं, भाड़ में ध्यान दो, सेम ही हो रहा है वैसे तो। तो ये रहा, सबसे पहले सेल्स मिक्स लिखी, फिर उसने क्या करा, इन सबको माइनस कर दिया इससे। फिर लास्ट में हम लोगों का क्या निकला, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, यानी कंट्रीब्यूशन निकल गई हम लोगों की, ये रही कंट्रीब्यूशन। अब ये सेल्स मिक्स की परसेंटेज लिख दी उसने। क्लियर है, देखते चलो बस। ठीक है, मैं ब्लू पेन से हाईलाइट कर रहा हूँ। फिर जब आपने 20% किसका निकाला, 6 रुपए का, यानी कैसे निकला होगा, 6 रुपए का 20% निकाल दो। 10% ही 6 रुपए का 10% कितना होगा, 0.6। और 0.6 और एक और 0.6 प्लस कर दो, कितना हो जाएगा, 1.12। 1.2, सॉरी मेरी मैथ बहुत खराब है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों की मैथ नहीं खराब होगी, ठीक है ना, मेरे से ज़्यादा इंस्पायर होने की जरूरत नहीं है आपको। तो ये 1.2 आ गया। इसका 7 का जब 20% निकाला तो 1.14 आ गया। और 17 का अगर 60% निकाला तो 10.2 आ गया। इतनी आई होप आप लोगों को क्लियर है। जब मैंने इन तीनों का निकाल लिया, ठीक है, तो ये मैंने क्या करा है, वेटेड कंट्रीब्यूशन निकाला है मैंने। ठीक है ना, इन तीनों को मैं क्या कर दूंगा, प्लस और कर दूंगा, 1.2, 1.4 और 10.2। तो मेरा कितना आ जाएगा, 12.80। तो ये मेरा क्या आ गया, वेटेड कंट्रीब्यूशन आ गया बेटा। इतनी सी बात आपको क्लियर हो गई। तो ये स्टेप नंबर क्या हो गया, स्टेप 2 कंप्लीट हो गया आपका, यानी कि आपको अब 1 नंबर मिल गए। ठीक है, उसने आपसे पूछा था कि आप मुझे क्या बताओगे, आप मुझे बताओगे ब्रेक इवन पॉइंट पूछा था उसने। ब्रेक इवन पॉइंट बताओगे, किसमें बताओगे, एक बताओगे यूनिट्स में, एक बताओगे प्राइस में या फिर अमाउंट में। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन होता, सिंगल प्रोडक्ट अगर होता तो उसमें क्या लिखता मैं, फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन। पर क्या यहाँ मैं कंट्रीब्यूशन लिख सकता हूँ, नहीं, क्योंकि हर प्रोडक्ट अलग अलग है। या तो मैं हर प्रोडक्ट से करता घूमूं, या फिर क्या करूँ, तीनों को आपस में क्या कर लूँ, प्लस कर लूँ, डायरेक्टली लिख दूँ। तो यहाँ पे भी वही फॉर्मूला लग रहा है, फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन के आगे एक चीज लिख दी है बस, वेटेड। हुआ कुछ नहीं है, ये जो है 40,000 का डिवाइड दे दिया है 12.80 में। बेटा आपको एक चीज याद रखनी है, प्लस माइनस और डिवाइड वगैरह खुद से आने चाहिए, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, नहीं आता तो खत्म बच्चे हो फिर तुम। ठीक है, फिर तुम्हें सीखने की जरूरत है थोड़ा बहुत। और जब मैं ये अलग काम करूंगा सबरा का सबरा, तब उस्ताद मेरे ये आएंगे 31,225, यानी कि ये क्या है, मेरी यूनिट्स है। याद रखना, ये रुपीज ने लिख तो दिया, गड़बड़ कर दी है जहाँ तक मुझे लग रहा है। 31,200 यूनिट्स लिख दिए, 125, सॉरी 31,125 यूनिट्स आ गई मेरी। 31,225, 125 यूनिट्स आ गई। तो ब्रेक इवन पॉइंट जो मेरा क्या है यूनिट्स का, वो तो निकल गया। तो 2.5 नंबर तो मेरे यहाँ क्लोज हो गए इस काम के। ठीक है,
अब आ जाओ सर आगे। जब मुझे पता है कि मेरे यूनिट्स में आ गई, तो अब मुझे क्या किस में निकालना है? अब मुझे निकालना है रुपए में। तो रुपए में डायरेक्टली तो कर नहीं सकता क्योंकि मुझे हर किसी का अलग अलग बताना है। तो मैं क्या करूँगा, प्रोडक्ट जो मेरा ए है, बी है और सी है, तीनों लिखूंगा। तीनों के आगे मैं क्या लिखूंगा, ये 20% था, याद हो तो सेल्स मिक्स। ये क्या था, 20% सेल्स मिक्स, और ये कितना था, 60% सेल्स मिक्स। सेल्स मिक्स मैंने इसीलिए बताया था ताकि आपको याद रहे कि टोटल यूनिट जो होती हैं, उसके बाद हमने इंडिविजुअल कितनी कितनी यूनिट बेच दी हैं, वो हमें सेल्स मिक्स बताता है। तो 3150 का 20%, एक सौ 3125 का, और 3125 का 60%। जब तुम इन तीनों का निकालोगे तो तुम्हें हर एक प्रोडक्ट की अपनी ब्रेक इवन प्रोडक्ट निकल जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट। इसका निकालोगे तो कितना आएगा, 625। इसका निकालोगे तो कितना आएगा, 625। और इसका निकालोगे तो कितना आएगा, 1875। पर अभी भी बेटा ये क्या चल रहा है, यूनिट्स चल रही है, ध्यान रखना। नाटक चल रहा है अभी भी यूनिट्स का। पर वो उसने पूछा कैसे में, ब्रेक इवन पॉइंट एक तो यूनिट में पूछा था, एक पूछा था रुपीज में। तो अब तुम्हें बस रुपीज का काम करना है। तो रुपीज का करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सबका मल्टीप्लाई। ए वाले का मल्टीप्लाई किसके पैसे से करोगे, ए वाले से करोगे। ए वाली यूनिट कितने की थी, 15 रुपए की बेच रहे थे हम। बी वाला प्रोडक्ट कितना क्या बेच रहे थे हम, 21 रुपए का। और सी वाला 36 रुपए का। तो 625 × 15, 9,375, 13,125, 67,500। ये है। ये प्रोसीजर देखने में आपको भले ही लंबा लग सकता है, पर है ये बहुत आसान। आपको यही स्टेप जो मैंने बताए यही फॉलो करने हैं, और ये स्टेप्स फॉलो करके आप हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो इसके अंदर के, और इजीली आप 5 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये वाली चीज है। तो अब ये आपका न्यूमेरिकल पोर्शन का सेकंड पॉइंट अब कंप्लीट हो गया। ठीक है ना। अब आपके ब्रेक इवन पॉइंट मैंने करा दिया है, और आपका दूसरा वाला जो था बिल्ड वाले क्वेश्चन थे वो करा दिए। अब इसके बाद आपका ईओ की स्टार्ट करेंगे हम। तो ईओ की बाद में स्टार्ट करेंगे, अभी तो मेरे पे टाइम नहीं है। पर इसको कराने से पहले एक बार मैं आपको कुछ थ्योरी का इंपॉर्टेंट जो थ्योरी होती है वो बता के जा रहा हूँ इसमें। ठीक है ना, पढ़ा देता हूँ। इतना वास्ट टॉपिक है ये, कहाँ गया, परेटो प्रिंसिपल इसको बोलते हैं हम। परेटो प्रिंसिपल ये रहा। इसके आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं बेटा, मैं बताऊँ तो। परेटो प्रिंसिपल, इस पूरे चैप्टर में थ्योरी में दो ही चीज सबसे ज्यादा आने के चांसेस होते हैं। एक होता है परेटो प्रिंसिपल जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, एक होता है एबीसी एनालिसिस ऑफ कंट्रोल। ठीक है ना। ये दोनों ही इन्वेंट्री मैनेजमेंट का पार्ट है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट टेक्निक्स। इन्वेंट्री मैनेजमेंट टेक्निक क्या होती है, सबसे पहले समझो आप। जब कभी भी हमारे पास एक स्टॉक होता है तो स्टॉक को मैनेज करने का जो तरीका होता है उसको हम बोलते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट टेक्निक, IMT। इट शोज हाउ यू आर गोइंग टू हैंडल योर स्टॉक। इट क्लियर है। चलो, अब इसका पहला जो मतलब एक टेक्निक है उसको बोलते हैं हम परेटो प्रिंसिपल। परेटो प्रिंसिपल, ये थ्योरी बेस्ड है सारा का सारा। थ्योरी लिख के आनी होती है, 4-5 पॉइंट लिखने होते हैं इसके अंदर, और आपका 3 नंबर क्लियर हो जाते हैं। सबसे पहले जो है आप इसमें लिखो परेटो प्रिंसिपल में, इट इज गिवन बाई, इट इज गिवन बाई विंसेंट परेटो। जो इसने दिया था ये, देखो लिख रहा होगा कहीं ना कहीं। देखो ये रहा, विल्फ्रेड, सॉरी विल्फ्रेड, विल्फ्रेडो परेटो, विल विल्फ्रेडो परेटो। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट अब आपको बताना पड़ेगा, सॉरी नींद आ रही है मुझे। परेटो प्रिंसिपल बोलता क्या है आपका, पहले तो इसकी समझ लेते हैं, ठीक है ना। वो बताने के लिए परेटो प्रिंसिपल में उसने क्या करा, उसने रिसर्च करी एंड देन ही फाइंड्स आउट, he find out that
80% ऑफ लैंड इज कंट्रोल बाई 20% पीपल। उसने क्या देखा कि 80% जो जमीन है, सपोज करो 100% जमीन है, जिसमें से 80% जो जमीन है वो क्या है, 20% लोगों ने हथियार रखी है, और जो 20% जमीन है वो क्या कर रखा है, 80% लोगों के पास है। ठीक है ना, और ये होता है, देश का सारा पैसा क्या है, केवल बड़े बड़े लोगों के पास ही होता है, तो ऐसे ही करके। तो सेम प्रिंसिपल उसने क्या करा, बिजनेस में अप्लाई कर दिया, और क्या बोला कि आपके बिजनेस में 20% जो कस्टमर है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं 80% सेल्स के लिए। और सेम एज, मैं बता दूं, सेम एज जैसे 20% जो आपके कस्टमर होते हैं 80% सेल के लिए, सेम एज आपका 20%, सॉरी, हाँ 20% ऑफ स्टॉक आइटम्स इज मेंटेनिंग योर 80% सेल। यानी कि स्टॉक का 20% जो आइटम है वो 80% सेल वैल्यू रखता है, तो हमें क्या, बस 20% पे ज्यादा फोकस रखना है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम 80-20 रिलेशनशिप। अभी समझाऊंगा इसको एग्जांपल के साथ। जैसे कि एक कार की दुकान है, एक कार की दुकान है जहाँ कार बेचता है वो, तो कार बेचता है तो साथ में बेटा वो इंश्योरेंस भी बेचता है कार का। ठीक है, कार के एसेसरीज भी बेचता है छोटे मोटे। ठीक है, और चीजें भी बेचता है वो। ठीक है ना, सर्विसेज भी देता है गाड़ी की, कार तो वो बेचता ही है। अब ऐसा तो है नहीं, जो सी कार है केवल 20% है स्टॉक का, यानी कि केवल 5 या 6 कार खड़ी हुई हैं, हार्डली 10 कार खरीदे, और इंश्योरेंस कितने बेच रहा है वो, 25-30 दिन के गाड़ियों के रिन्यू भी कर रहा हो इंश्योरेंस। ऐसे सीरीज में यानी कि टायर वगैरह शीशा वगैरह वो भी बेचता है वो खूब सारे, और गाड़ी सही करने की सर्विस भी देता है। पर इन सब को काम को मिला के उसको मिलते हैं महीने दिन के 20,000 रुपये। और अगर उसने गलती से एक कार बेच दी, तो एक कार बेचने पे उसके बन जाते हैं भाई 2 लाख रुपए। महीने में सपोज करो उसने 5 कार बेच दी, तो कितना हो गया, 10 लाख रुपए हो गए उसके। और वहीं पे उसने पूरे महीने ढंग से काम करा, तब जाके उसने 2 लाख रुपए कमाए। तो आपने एक चीज नोटिस करी कि 20% जो स्टॉक है केवल गाड़ी उसकी, उससे उसने 10 लाख रुपए कमा लिए, यानी 80% पैसा कमाया है। और इतने सारे काम से उसने क्या करा, केवल 20% कमाया। तो क्या उसको अपनी इंश्योरेंस पे, एसेसरीज पे, सर्विस पे ध्यान देना चाहिए ज्यादा, कार मेंटेन पे ध्यान रखना चाहिए? उसको अपने कार पे ध्यान देना चाहिए, कार मेरी ज्यादा से ज्यादा बिके, कार पे ज्यादा फोकस रखना चाहिए। इन पे भी फोकस हो पर कार पे ज्यादा फोकस हो। तो आपका परेटो प्रिंसिपल बोलता है कि आपको 80-20 का रिलेशनशिप लेके चलना है, जहाँ पे आपको आपकी जो 20% जो इन्वेंट्री है उसका मैनेजमेंट बहुत ही अच्छे तरीके से करना है, जो रिस्पॉन्सिबल हो किसके लिए, आपके 80% सेल के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। नाउ इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फाइंड आउट what are your product are contributing to your 20% or sorry 80% ऑफ सेल्स। ये स्टॉक मैनेजमेंट में आपका खुद का डिसीजन होता है कि आपके कौन से वाले प्रोडक्ट हैं जो आपके 80% सेल्स में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। क्या मेरी इतनी बात क्लियर है? यही आपका परेटो प्रिंसिपल है। इसी को आपको पॉइंट्स में तोड़ के लिख के आना है 3 नंबर में या 5 नंबर, 5 नंबर तो नहीं आएगा, 3 में ही आएगा। तो याद रखना, विल्फ्रेड परेटो लिख के आना है, प्लस वो स्टोरी जो मैंने बताई है उसकी लैंड वाली वो लिख के आनी है, प्लस ये पॉइंट जरूर लिख के आना। अ रिलेटिवली हैंडफुल ऑफ थिंग्स will generate bulk of the result or in any group will have vital few and tribal many। यानी कि कुछ चीजें जो हैं वो बहुत ज्यादा रिजल्ट करती देती हैं, और बहुत सारी चीजें जो है वो कुछ रिजल्ट देती हैं बिजनेस के अंदर। ठीक है ना, कैसे देती है मैं सब समझा चुका हूँ आपको। इसी तरीके से परेटो प्रिंसिपल का लास्ट में ये भी आप लिख सकते हो। परेटो प्रिंसिपल बोलता है कि आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट में फोकस रखिए 20% पे, दैट मैटर्स, जो मैटर करता है ना, उस 20% पे आपको फोकस रखना है ज्यादा। आई होप इतना आपको क्लियर हो चुका है। तो ये पहली मैनेजमेंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट टेक्निक थी। इसके बाद एबीसी एनालिसिस और ईयू क्यू आता है, वो मैं आपको बाद में कराऊंगा। क्लियर है? दैट्स इट बेटा।